एक्चुअल होने के लिए 5वीं से ये एग्जामें चालू हो जाएगी। तो हर साल ये एग्जामें आती है। अगर ये सारे एग्जामों को अगर हम मान ले तो कम से कम ओलंपियाड और नेशनल टैलेंट सर्च और स्टेट टैलेंट सर्च 3 एग्जाम तो हमको मिलती ही है। अगर हमारा बच्चा 5वीं से लेकर 12वीं तक 7 साल तक हर साल 3-3 एग्जाम कॉम्पिटिटिव की दे रहा है और उसके साथ में उसकी कोचिंग भी चल रही है जिस तरह से हम दे रहे, तो बच्चा कहीं फेल ही नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम ये एक्सरसाइज अगर करवाते तो बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फेल हो जाए। हो सकता है वो कलेक्टर के एग्जाम में पास हो जाए, फेल हो जाएगा, लेकिन चपरासी की एग्जाम तो पास कर ही लेगा। मतलब वो बेरोजगार नहीं रहेगा, उसमें जो क्वालिटी को हमको भरना है वो क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी, है ना। तो ये एक्सरसाइज हमको करना है। उसके बाद में क्या होता है कि हम जैसे ही 12वीं में पहुंच जाते हैं, 8वीं में भी जैसे कुछ एग्जाम आती है, तो 8वीं में एग्जाम आती है साइंटिस्ट का, है ना, इसरो वगैरह लेता है, DRDO लेता है, तो युवा साइंटिस्ट करके एक एग्जाम होता है, तो वो स्पेशलाइज होता है। और अगर समझो उसमें अगर वो कोई बच्चा अगर पास हो जाए तो अपने संगठन में बुला लेते, आगे का एजुकेशन उधर से होता है, उसको साइंटिस्ट बना लेते, तो कोई टेक्नीशियन का जगह निकलता है। तो इस तरह से जगह निकलते रहता है, हमको उसको भी पकड़ना है। उसके बाद में 10वीं में भी कुछ जगह निकलती है, हमको उसको पकड़ना है। 12वीं में अगर हम एग्जामों की या जॉब ओरिएंटेड अगर एग्जामों की बात करें तो कम से कम 20 एग्जाम है 12वीं क्लास में, है ना। नीट है, JEE है, NDA है, जो हमको मालूम है। लेकिन उसके अलावा एक TES है, टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिससे डायरेक्ट ऑफिसर बनता है। जिस तरह से NDA से बनता है उस तरह से TES होता है। उसी तरह से रेलवे स्पेशल क्लास अप्रेंटिस होता है, जहां से 12वीं में ही वो बच्चा डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर बनता है। एयरफोर्स का एग्जाम होता है, नेवी का होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड का होता है ना। उसके बाद में और भी बाकी ये है, जैसे ये FMC का होता है, ऑल इंडिया नहीं आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का, उसका भी होता है, जिससे डॉक्टर बनता है। तो ऐसे टोटल पुलिस भर्ती तक के 20 एग्जाम है। पुलिस भर्ती तक जो हमारी स्टेट बोर्ड का जो पुलिस भर्ती होता है वहां तक का 20 एग्जाम है। अगर ये 20 एग्जाम का हमने अगर प्रैक्टिस कराए, क्योंकि हम तो 5वीं से ही उस बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे ना, उसको फिजिकल प्रैक्टिस भी करा रहे, स्पोर्ट में भी है, सारी चीजों में है। तो अगर उसने ट्राई किया तो कम से कम पुलिस तो बनना ही है, उसको बेरोजगार रहना नहीं है ना। तो ये सारे एग्जाम को हमको कोशिश करना है। और इन एग्जामों से क्या होता है, वो डायरेक्ट बच्चा क्लास 1 ऑफिसर बनता है। क्लास 1 ऑफिसर हमारे पास में देश में जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 2 तरह से आता है। एक आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद जो UPSC का एग्जाम पास करके आता है। ये एक 12वीं में एक बाईपास रास्ता है, जो बाईपास होता है, जो UPSC एग्जाम पास करती है, UPSC लेती है, जैसे NDA लेती है, TS लेती है, उस तरह से। तो एक 12वीं में भी एक क्लास 1 ऑफिसर बनने का एक मौका है। अगर वो मौका कब तक मिलता है, सिर्फ 1 साल तक ही रहता है, क्योंकि उसमें एज लिमिट होती है। 19 साल तक ही वो दे सकता है, 19 साल के ऊपर नहीं दे सकता। तो ये एक ही मौका मिलेगा आपको, एक मौका या 2 मौका। अब वो 1 या 2 मौके के तलाश में कितने लोग हैं तो किसी को जानकारी नहीं और कोई करना नहीं चाहता। लेकिन अगर हम उसको 5वीं से ही अगर तैयारी करें, और अगर हमारे पास में अगर 100 बच्चे हैं कि हम 100 बच्चों को अगर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसमें से 10-20 बच्चे भी अगर निकल जाए हर साल, तो भी हम सफिशिएंट है। कि हमने हर साल अगर 10 या से 20 बच्चों को अगर हम क्लास 1 ऑफिसर बना रहे 12वीं में, तो सफिशिएंट है हमारे लिए, बहुत जरूरी है, उतना सफिशिएंट है। तो हमको इसकी प्रैक्टिस करना है। अगर मान लो इसमें अगर वो बच्चा सक्सेस नहीं हुआ, तो उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में उसके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, जो सारे ऑप्शन सभी के लिए वो उसके पास है। तो उसमें तो पहले से ही उसको प्रैक्टिस है, तो फेल ही नहीं हो सकता। किसी भी तरह का फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है ना। तो जो हम प्रैक्टिस करेंगे उससे फेल होने का कोई उसके पास गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह का ये हमको पूरा सिस्टम चलाना है यहाँ पर, है ना, कि हम 5वीं से। और इसीलिए हमको 5वीं के बाद में हॉस्टल फैसिलिटी जरूरी है, क्योंकि मान लो अगर आजू बाजू के भी बच्चे हो, तुम सर के भी बच्चे हो, तो यहाँ से अगर वो आना जाना करेंगे तो हम उनको जो कोचिंग देना है वो कोचिंग नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात ऐसा है कि यहाँ पर जो हम पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जो ये बनाए, पीपल्स वुमन एजुकेशन सोसाइटी जो बनाए, तो इसमें जो मेंबर है तो कहीं दिल्ली में नौकरी कर रहा है, कोई मुंबई में कर रहा है, कोई पुणे में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो इस तरह से हमारे मेंबर है। अब ये इस तरह से जो मेंबर है तो वो अपने अपने जगह ही रहेगा, तो वो बच्चा भी उसके साथ में ही रहेगा, है ना। तो वो आना जाना कैसे कर सकता है, तो इसलिए हमको हॉस्टल बनाना है। हॉस्टल बनाने से फायदा ये होगा कि मान लो अगर मेरी नौकरी अगर यहाँ पर है या और कहीं भी है, तो मुझे कहीं भी नौकरी में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे हॉस्टल में, मेरे स्कूल में, मैं कहीं भी बिंदास होके जा सकता हूँ। नहीं तो आज हमारी परिस्थिति क्या है कि हम अगर नौकरी कर रहे हैं कहीं,
तो हम नौकरी करते हैं, उसके बाद में हम सोचते हैं कि भाई स्कूल जहाँ अच्छी फैसिलिटीज होगी वहाँ मेरा ट्रांसफर हो जाए, अगर नहीं है तो अपन अप एंड डाउन करते हैं या अपने फैमिली को शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमारे साथ में समस्या है। इस समस्या को भी हमको सुलझाना जरूरी है, क्योंकि बहुतायत हम कर्मचारी लोग हैं, तो इस समस्या से भी हमको निपटना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमको एक हॉस्टल होना जरूरी है, मतलब रेसिडेंशियल स्कूल की एक परिकल्पना है, और उसी हिसाब से हमने यहाँ पर 15 एकड़ जमीन को एक्वायर किया है। ये 15 एकड़ जमीन जो आप देख रहे हो, यहाँ 15 एकड़ जमीन खरीदी गई है, और 15 एकड़ जमीन में ये प्रोजेक्ट होगा कि जहाँ पर सारी सुविधाएं होगी, यहाँ पर हर एक खेल का मैदान होगा, हर एक खेल का सेपरेट मैदान होगा, क्रिकेट का अलग, फुटबॉल का अलग। एक खेल अगर कोई खेल रहा है तो दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, वो दूसरा भी खेल खेल सके, तो पूरे इसमें ये होगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा एक एकड़ में स्कूल का बिल्डिंग, 1 एकड़ में हॉस्टल का बिल्डिंग, और 1 एकड़ में टीचर स्टाफ का आवास। टीचर स्टाफ भी यहीं पर रहना चाहिए, टीचर स्टाफ भी कहीं नहीं जाएगा, बच्चे भी यहीं रहेंगे, टीचर भी यहीं रहेंगे। और बाकी 12 एकड़ में यहाँ पर हमको स्पोर्ट के ग्राउंड बनाना है, स्पोर्ट के ग्राउंड बनाना है, अपना ये इंडोर स्टेडियम बनाना है। तो इस तरह से सारी सुविधाएं अपने को करना है कि यहाँ पर बच्चे रहे और वो सारी चीजें करते रहे। तो ये रहेगा यहाँ का, ये जो प्रोग्राम है वो इस तरह का यहाँ का प्रोग्राम रहेगा कि भाई क्या क्या हमको ये सुविधाएं देखना है और अपने बच्चों को हमको कैसे करना है। ये जो मिनिमम, जो अभी फिलहाल में हमारे पास में जो मिनिमम है ये मैं बताया, अगर हम इसको और भी हम डेवलप कर सकते हैं आने वाले समय में, जो जो नई चीजें आएगी, क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति आ रही है, नई शिक्षा नीति में और क्या चीजें आएगी हमको उस तरह से अपने आप को ढालना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल में जो चीजें है वो मैं आपके सामने रखा हूँ शॉर्टकट में, जितना हमको जानकारी है। अब इसमें और भी जानकारी है वो हमको भी जुटाना है, हम मेंबरों को जुटाना है ना, हम सभी लोगों को जुटाना है। तो ये यहाँ का ढांचा रहेगा कि भाई इस तरह से इस ढांचे को हम लोग बनाएंगे कि ऐसी हमारी स्कूल रहेगी, ये हमारा सिस्टम रहेगा, ये सारी चीजें। अभी इसमें दूसरा चीजें ऐसा होगा कि इन सब करने के लिए हमारे पास में पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि हमने तो सोच लिया कि भाई हमको अपने सभी पालक लोग मिलकर हमको स्कूल बनाना है, जितने भी पेरेंट्स लोग मिलकर हमको स्कूल बनाना है, हमने स्कूल बना लिया। उसके बाद में क्या क्या चीजें वहां पर रहेगी हमने वो भी डिसाइड कर लिया, हमने उसको भी लॉन्च कर दिया, है ना, कि हम ऐसा कोचिंग देंगे, इतना ये रहेगा, सारी चीजें रहेगी। लेकिन इसके लिए हमको पैसे भी लगेंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसे का क्या प्रोविजन है। तो हमारा पैसे का प्रोविजन ये है कि ये पीपल्स वुमन एजुकेशन सोसाइटी का थीम क्या है, अपने बच्चे, अपनी पद्धति, अपनी स्कूल, है ना। तो अपनी स्कूल है, अपना मैनेजमेंट है, इसका मतलब है पैसे भी हमको ही लगाना है। तो इसमें सिस्टम ऐसा है कि एक जो मेंबर है, इसमें हम कम से कम 500 मेंबर का हमारा लिमिटेशन है, जो सोसाइटी का लिमिटेशन है 500। तो अगर हम 500 नहीं भी बनाए तो भी हमको 400 मेंबर बनाना है ना। तो इसमें मेंबरशिप है 1,10,000, 1,10,000 रुपए एक मेंबरशिप है। तो मेंबरशिप 1,10,000 रुपए अगर हम हर एक मेंबर अगर भरता है, अगर हम 400 मेंबर अगर बनते हैं तो हमारे पास में 4,40,00,000 रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। 4,40,00,000 में हमको जो मिनिमम जो चीजें है वहां पर उपलब्ध कराना है। तो मिनिमम चीजों में हमको क्या उपलब्ध कराना है, एक जमीन और दूसरा बिल्डिंग, इतनी ही चीजें कराना है। उसके बाद की जो चीजें है वो फीस जो आएगी, जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, जो फीस देंगे, क्योंकि फीस वाली स्कूल है, फ्री वाली स्कूल नहीं है ना। तो जो फीस जो मिलेगा वो फीस से डेवलप होगा, क्योंकि बाकी स्कूल भी वैसी है ना, हम भी अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे तो वैसे ही पढ़ा रहे कि हम फीस देते हैं तब पढ़ा रहे। तो यहाँ भी फीस वो रहेगी, लेकिन हमको अपने इसमें क्या करना है, हमको यहाँ जमीन खरीदना है और स्कूल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो उसमें फीस रहेगी 1,10,000 रुपए एक मेंबर का। अब 1,10,000 ये क्यों रखे, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसका सिस्टम क्या है। 1,10,000 रुपए देकर हम मेंबर बनेंगे, तो 1,10,000 रुपए देने वाला क्या होगा कि वो आजीवन मेंबर बनेगा। आजीवन मेंबर मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मेंबर रहेगा, उसके बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके बाद में उसके बच्चे, उसके बाद में उसके बच्चे, उसके बाद उसके बच्चे, मतलब ये जब तक स्कूल रहेगा, जब तक सिस्टम रहेगा, उसके परिवार का कोई ना कोई आदमी मेंबर रहेगा। वो जिसको चाहेगा उसको दे सकता है अपनी मेंबरशिप। जिस तरह से हम अपनी जमीन जायदाद देते हैं उस तरह से वो अपने एक बच्चे को किसी को भी नॉमिनेट करेगा, वो मेंबर बनाएगा। दूसरी बार दोबारा उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर दे दिया तो दोबारा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार देना है, क्योंकि जमीन और हमको ये कंस्ट्रक्शन एक ही बार करना है, उसके बाद में तो स्कूल रन होगी। तो आजीवन सदस्य रहेगा।
तो इसका सिस्टम हमारा पहले ऐसा था कि इसके सिस्टम को हमने कैसे 1,10,000 क्यों रखा था, तो हमारा बायलाज जो है सोसाइटी का, वो बायलाज के अनुसार ऐसा है कि 50,000 रुपये मेंबरशिप था आजीवन सदस्य का। 50,000 रुपये मेंबरशिप, 50,000 रुपये मेंबरशिप देके वो आजीवन सदस्य बनेगा। अब 50,000 अगर मेंबरशिप देगा, अगर हमने 400 अगर मेंबर बनाए तो हमारे पास में कितने में हो जाएगा पैसे? 2 करोड़ हो जाएगा। अब 2 करोड़ में हमारी पूरी स्कूल जिस तरह से हम सोच रहे उस तरह से बनेगा कोई गारंटी नहीं है, या उस तक कम पैसे जाएंगे। फिर अब कम पैसे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम कहीं से लोन लेंगे या किसी को मांगेंगे। अब मान लो अगर हम लोन लेते हैं तो लोन कहाँ से लेते हैं? हम बैंकों से। अब हम बैंकों से लोन लेते हैं तो बैंक में पैसा कहाँ से आता है? तो हम ही लोग बैंक में पैसा रखते हैं और वही बैंक हमारे ही पैसे हमको लोन के तौर पर देती है। जब 400 से 500 अगर हम मेंबर है और हम बैंक में किसी न किसी बैंक में तो पैसा रख ही रहे, तो अब उनसे लोन लेने के बजाय क्यों ना हम अपने मेंबर से ही लोन ले लें, है ना। तो हमको अपने मेंबर से ही लोन लेने का वो सिस्टम लगा के हमने उसमें एक सिस्टम लॉन्च किया था कि 1,000 रुपये प्रति महीना अपन लेंगे। 50,000 रुपये मेंबरशिप के तौर पर जो आजीवन मेंबरशिप की फीस रहेगी, और हर महीने 1,000 रुपये वो देते रहेगा। तो हर महीने 1,000 रुपये कब तक देना है उसको? 5 साल तक देना है। 5 साल तक देना है। तो 5 साल के हर महीने 1,000 रुपये देगा तो कितने हो जाते हैं? 60,000, है ना। तो वो 60,000 और ये 50,000 ऐसा मिलके 1,10,000। अब उसमें हमने सिस्टम ये रखा था कि जिस तरह से हमने बैंक से लोन लेना है 5 साल के लिए, अगर हम मान लो लोन लेते हैं तो उसको 5 साल में दुगना कम से कम देना पड़ता। तो उसको जब हम दुगना रिटर्न कर दे तो उसमें हम बोले कि भाई हमने क्यों ना, हम मेंबर से लोन लिए तो मेंबर को ही दुगना वापस करेंगे। तो उसमें हमने सिस्टम ये बनाया था कि 5 साल तक हमको 1,000 रुपये देते रहना है। 5 साल जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में 2-2 रुपये हर महीना सोसाइटी आपको रिटर्न करेगी, जिस तरह से हम बैंक को अपनी किस्त वापस कर रहे उस तरह से।